आज हम पढ़ने वाले हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के बारे में। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूँ कि आप जब क्लास 6 में आए होंगे तो आपको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाई गई होगी ना, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। और इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि हमें किसी भी माध्यम से इम्यूनिटी को प्रोवाइड करना इम्यूनाइजेशन कहलाता है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या संबंध है, क्या ये दोनों एक ही चीज़ हैं, हम इसको पढ़ने के बाद आप इसको डिसाइड करना कि आपको कितना इसमें समझ में आया। द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी। मतलब क्या होता है कि इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन में हमें अपने बॉडी में एक मेमोरी को डेवलप करना होता है। ठीक है, और मेमोरी डेवलप किस में होती है, माने स्मृति का विकास किस में होता है, तो हमेशा एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होता है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती क्या है, वो एक स्पेसिफिक होती है। ठीक है, वो पैथोजन के लिए एक स्पेसिफिक होती है। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि अब हम बात कर रहे हैं केवल एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। ठीक, इन वैक्सीनेशन ए प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स और पैथोजन। मतलब अभी केवल वैक्सीनेशन की यहाँ पे डेफिनेशन दी जा रही है कि वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है। तो वैक्सीनेशन में ए प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स। ठीक है, मतलब कोई भी एंटीजेनिक प्रोटीन्स, एंटीजन का मतलब होता है एंटीजेनिक प्रोटीन्स ऑफ पैथोजन का मतलब कोई ऐसा पार्टिकल जो आउटर साइड से हमारी बॉडी में आया है। और इनएक्टिवेटेड वीकेंड पैथोजन आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। मतलब अगर हम अपनी बॉडी में इनएक्टिवेटेड या वीकेंड पैथोजन को अगर हम अपनी बॉडी में एंटर करवाते हैं तो इस प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। अब इसमें आपका क्या गया, इसमें मान लो कि अगर कोरोना वायरस का वैक्सीन अगर हमको बनाना है तो उस वायरस को अगर हमने इनएक्टिवेट कर दिया या उस वायरस की उस वायरस को हमने इतना दुर्बल बना दिया कि वो किसी के भी शरीर में जाके अब रोग उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो अब उसमें समाप्त हो गई। और उस रूप में हमने क्या किया, उसको किसी भी ह्यूमन की बॉडी में उसको इंजेक्ट करवा दिया थ्रू इंजेक्शन के द्वारा। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी अगेंस्ट दीज एंटीजेंस वुड न्यूट्रलाइज द पैथोजेनिक एजेंट्स ड्यूरिंग एक्चुअल इन्फेक्शन। अब जब इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन को बॉडी में घुसाया जाता है तो वो तो हमारी बॉडी के लिए एक फॉरेन पार्टिकल होता है, और जैसे ही हमारी बॉडी किसी फॉरेन पार्टिकल के संपर्क में आती है वो तुरंत क्या करती है, एंटीबॉडीज़ को बनाना शुरू करती है। दैट मीन्स उसके अगेंस्ट क्या होगा, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे। और एक्चुअल में उस पैथोजन का अगर इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में तो क्या होगा, वो जो पहले से प्रिपेयर्ड जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उस पर हमला करेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं वैक्सीन को बनाना और इसी प्रोसेस को बोलते हैं वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन के प्रोसेस के द्वारा हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, मतलब वैक्सीनेशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि मृत या कमज़ोर पैथोजन को बॉडी में घुसाना जिससे कि हमारी बॉडी में रोग उत्पन्न न हो पाए। ठीक है, और अब उसके अगेंस्ट, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या होना, एंटीबॉडीज़ का तैयार होना, जिससे कि अगर कभी इन फ्यूचर में जो असली वाले मतलब जो रोग को उत्पन्न करने वाले पैथोजन का अगर संक्रमण हो जाता है बॉडी में तो पहले से मौजूद जो पहले से तैयार हुए जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उसको क्या करेंगे, उस पर हमला करेंगे और उस पैथोजन को मार डालेंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इम्यूनाइजेशन। दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, संबंधित हैं। इन प्रतिजनों के विरुद्ध शरीर में उत्पन्न एंटीबॉडीज़ वास्तविक संक्रमण के दौरान रोगजनित कारकों को निष्प्रभाव बना देती हैं। टीका मतलब वैक्सीन मेमोरी बी तथा टी सेल्स भी बनाते हैं जो
सबसिक्वेंट एक्सपोजर होने पर रोगजनकों को जल्दी से पहचान लेती हैं और एंटीबॉडीज़ भारी उत्पादन से हमलावर को हरा देती हैं। ये पूरी बात अब आपको समझ में आया होगा कि हम कहना क्या चाहते हैं। इन शॉर्ट में एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज़ करती हूँ कि क्या हमने किया वैक्सीनेशन में, कि हमने कमज़ोर, ठीक है, वीकेंड या इनएक्टिवेटेड पैथोजन को हमने बॉडी में घुसाया और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वैक्सीनेशन, ठीक है। और उसके बाद उस इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजन के खिलाफ जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जो तैयार होने जो लगती हैं वो हमारी बॉडी में उपस्थित रहती हैं। अगर इन फ्यूचर में कभी एक्टिवेटेड पैथोजन का संक्रमण होता है तो क्या होगा, हमारी बॉडी में जो तैयार एंटीबॉडीज़ हैं वो उस पर हमला करेंगी और उस पैथोजन को मार देंगी, ठीक है। ये था इसमें। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। अगर व्यक्ति किन्हीं ऐसे घातक रोगाणुओं से संक्रमित होता है जिसके लिए फ़ौरन एंटीबॉडीज़ की आवश्यकता है, ठीक है। अब मान लो कि हमने उस व्यक्ति का वैक्सीनेशन किया ही नहीं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन है ही नहीं और व्यक्ति क्या हो गया, कोई भी व्यक्ति संक्रमित हो गया, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो जिसके लिए फ़ौरन एंटीबॉडीज़ की आवश्यकता है, मतलब एंटीबॉडीज़ को तैयार होने में भी तो 10 से 12 दिन 15 दिन का टाइम लगता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया है और जो इन्नेट इम्यूनिटी है वो उस रोगाणुओं से लड़ने में सक्षम नहीं हो पा रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको तुरंत बाहर रूप से हमें उसको एंटीबॉडीज़ देना पड़ेगा। बाहर से एंटीबॉडीज़ जब किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो उसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, कल मैंने आपको समझाया था, जिसके लिए फ़ौरन एंटीबॉडीज़ की आवश्यकता है। जैसे एज इन टिटनेस कैसे हो जाता है आपको पता होगा, हम बोलते हैं ना, अगर किसी जंग लगी हुई चीज़ से अगर किसी का कुछ कट जाता है जिससे कि ब्लड निकलने लगता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, टिटनेस होने का डर रहता है। अब टिटनेस के लिए हमारी बॉडीज़ में एंटीबॉडीज़ नहीं होती। आपने देखा होगा कि जब भी कुछ कट जाता है हमारे फैमिली वाले तुरंत हमें किसी डॉक्टर के पास या किसी मेडिकल शॉप में ले जाते हैं और इंजेक्शन हमें लगवाया जाता है। तो उसमें होता क्या है कि उसमें प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ हमारे बॉडी में इंजेक्ट करवाया जाता है। तो एज इन टिटनेस वी नीड टू डायरेक्टली इंजेक्ट द प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़। देखो मैंने यहाँ पे इसको अंडरलाइन किया है, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ और एंटीटॉक्सिन, ठीक है। एंटीटॉक्सिन माने प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडीज़ टू द टॉक्सिन। मतलब एंटीटॉक्सिन क्या होता है कि टॉक्सिन मतलब होता है जहर, और जहर के विरुद्ध जो हमें दवा दी जाती है उसको हम बोलते हैं एंटीटॉक्सिन। ए प्रिपरेशन ऑफ कंटेनिंग एंटीबॉडीज़ टू द टॉक्सिन। इवन इन केस ऑफ स्नेक बाइट द इंजेक्शन which is given to the patient contain preformed antibodies against the snake venom. This type of immunization is called passive immunization. अब देखो किसी को अगर स्नेक बाइट हुआ है, अभी बरसात का मौसम है तो आप लोग बच के रहना, इसमें सांप वाप निकलते हैं, और किसी को अगर सांप ने काट दिया तो हम पहले हमारी बॉडीज़ में तो एंटीबॉडीज़ उसके लिए है नहीं, और जब किसी को भी स्नेक काटता है तो उसके पॉइज़न पर डिपेंड करता है। कुछ लोग 1 घंटे, कुछ लोग 1.5 घंटे तक जीवित रहते हैं। अब 1-1.5 घंटे में तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ उसके विरुद्ध बन नहीं जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या होता है, तुरंत हमें क्या करना पड़ता है, मतलब हमें प्रिपेयर्ड क्या होना पड़ेगा, मतलब प्री फॉर्म्ड, ठीक है। प्री फॉर्म मैंने पहले से ही बनी हुई एंटीबॉडीज़ हमें उसको देनी होंगी, जिससे वो एंटीबॉडीज़ तुरंत बॉडी में घुसे और स्नेक बाइट के दौरान जो भी पैथोजन या जो भी टॉक्सिन हमारी ब्लड में हमारे ब्लड में उसका सिक्रीशन हुआ है उसको तुरंत वो इनएक्टिवेट कर दे, ठीक है। तो इस तरह की जो इम्यूनाइजेशन जो बॉडी में किया जाता है उसको पैसिव इम्यूनाइजेशन कहा जाता है, ठीक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट लाइन कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम ईस्ट। अब यहाँ पे भी मैंने इस चीज़ को लिखा हुआ है, आप लोगों ने पूछा भी था। एक्चुअली आप लोग मुझे कम से कम 3 साल तो हो ही गया है, 4था साल ये चल रहा है, तो इतना तो आप लोग मुझे जानते होंगे कि मेरा लिखने का तरीका क्या है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जो भी चीज़ को मुझे समझाना रहता है मैं उसको भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं उसको अलग से मैं उसको लिख लेती हूँ।
ताकि ये चीज़ें स्किप ना हो पाए, बिकॉज मैं आपको फुल्ली कंप्लीट नॉलेज मैं आपको देना चाहती हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन तैयार की जाती है वो ईस्ट के द्वारा तैयार की जाती है, ठीक है। ईस्ट और बैक्टीरिया यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, इसको हम बोलते हैं RDT, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी। अब इसमें होता क्या है, अगर मैं आपको शॉर्ट में, वैसे आपको ये पूरा एक यूनिट है जिसके बारे में आपको ये काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है और आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो इसमें होता क्या है RDT में, जैसे है ना रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, DNA टेक्नोलॉजी, मतलब हमको DNA में कोई चीज़ हमको रिकॉम्बिनेंट करनी है, मतलब हमको रिकम्बिनेशन करना है। हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया के DNA को, उसके थोड़ा सा DNA को हम काटते हैं, ठीक है, और DNA को काट के हमको जिसका भी हमको एंटीबॉडीज़ को बनाना होता है या किसी भी चीज़ को अगर हमको बनाना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम पार्ट लेके, अब जैसे अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमने एंटीबॉडीज़ को बना लिया, ठीक है, हमने हेपेटाइटिस बी में जो भी एंटीबॉडीज़ हमको चाहिए वो एंटीबॉडीज़ हमने बना लिया, लेकिन अब हमको एंटीबॉडीज़ लार्ज स्केल में चाहिए, हमें एंटीबॉडीज़ की लार्ज स्केल में ज़रूरत है। अब एक दो व्यक्ति तो है नहीं कि हम उन्हें एंटीबॉडीज़ देंगे और हमारा काम चल जाएगा। जब कोई भी, अभी देख रहे हो ना, कोरोना वायरस से 5 लाख से ऊपर व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं, ये तो मैंने कल देखा था, आज हो सकता है और ज़्यादा हो गए होंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, व्यक्तियों को अगर हमको उसके एंटीबॉडीज़ देनी है तो बहुत ही लार्ज स्केल पर, मतलब वैक्सीन, अगर उनका वैक्सीनेशन हमें करना है तो बहुत ही लार्ज स्केल में करना होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो जो प्रिपेयर्ड एंटीबॉडीज़ हैं उसकी हमको बहुत सारी कॉपीज़ बनानी पड़ेंगी, लगभग लाखों कॉपीज़, लाखों लोग हैं तो लाखों लोगों को एंटीबॉडीज़ हमको देनी है, तो लाखों, उसके लिए हमको एंटीबॉडीज़ को तैयार करना होगा कम समय में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी मोस्टली बैक्टीरिया के द्वारा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।